तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, पिछले 2 दिन लेक्चर्स नहीं आए, उसका एक रीज़न ये है कि मैं चला गया था दिल्ली और वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। लेकिन आज हम फिर से आप सभी के सामने आ गए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं भैया श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। दूसरी चीज़ ये कि भैया नवरात्रि वाला समय चल रहा है, नवरात्रि वाला समय चल रहा है ना अभी। हाँ, तो माता जी रखाई हैं, तो अभी है क्या कि जस्ट घर के जस्ट बाहर ही रखाई हुई हैं, तो कभी कभी डीजे वीजे बजने लगता है, तो वो भी इशू है ना। अभी नहीं बज रहा है इसलिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। चलिए अब सबसे पहले अगर आपको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले समझिए भैया टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती क्या है। होता क्या है कि भैया जो आपका पार्टिकल है वो आपके इस स्पेस में मूव कर रहा है। अब कोई भी पार्टिकल अगर मोमेंटम में है, उसके पास कुछ मोमेंटम है, उसके पास कुछ मूवमेंट है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। अब इस वेव की कुछ वेव इक्वेशन दी गई, किसके द्वारा दी गई भैया? श्रोडिंगर भाई साहब ने इस इक्वेशन को दिया। और श्रोडिंगर ने वेव की 2 इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन उसी से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू होती है, अगली वीडियो में उसका बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी आज के इस वीडियो के अंदर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। चलिए, तो भैया सबसे पहले आप वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो समझिए। तो सबसे पहले आप वेव की जनरल इक्वेशन ये देखिए। अगर मैं बात करूं वन डायमेंशंस में, वन डायमेंशंस क्या होते हैं भैया? वन डायमेंशंस मतलब कि भैया जो आपका पार्टिकल है वो या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है, या फिर वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, या फिर जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। तो किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मींस वो वन डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन के लिए आपके जो जनरल वेव इक्वेशन रहती है वो कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है भैया? ऐसी दिखती है भैया। डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब यहां एक्स की जगह वाई स्क्वायर भी हो सकता था, जेड स्क्वायर भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि किस एक्सिस के अलोंग वो मूवमेंट हो रहा है, इज इक्वल टू 1/v डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये है आपकी एक जनरल वेव इक्वेशन। अब यहां पर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो साई है वो तो आपको पता ही है, साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन। जो वी है, वी कहां है भैया? ये जो वी है, वी आपका है वेलोसिटी ऑफ द वेव। टी आपको पता है टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका वन डायमेंशनल जनरल वेव इक्वेशन। लेकिन भैया इसी को हम 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? क्योंकि जो आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होगी उसमें मैं तो आपको डेरिवेशन 3 डायमेंशन में करा रहा हूं। तो सबसे पहले आप समझिए 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है भैया। वन डायमेंशन का मतलब क्या था? किसी एक एक्सिस के अलोंग। लेकिन 3 डायमेंशन का मतलब कि पार्टिकल का जहां मन करे वो कहीं भी जा सकता है। जैसे ये पेन की जो निप है, इसको मैं यहां ऐसे मूव कर रहा हूं, तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में मूव हो रहा है। तो 3 डायमेंशन की जनरल वेव इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है भैया? कुछ ऐसी दिखती है कि यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग या जिस एक्सिस के अलोंग पार्टिकल 1D में मूव कर रहा है वो लिखा है। लेकिन 3D में आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को ही मेंशन करेंगे। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सेम रहेगी, 1/v डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो भैया ये आपके जनरल वेव इक्वेशन हो गई इन 3 डायमेंशंस। अब ये जो यहां पर ये साइन है, सिंबल है, वैसे तो आपने अपने डिफरेंशियल में मैथ्स में भी इस चीज को पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो भैया 11th-12th के टाइम में डिफरेंशिएशन में तो आपने पढ़ाई होगी। भैया इसको डेल बोलते हैं या इसको डेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको डेबर भी बोलते हैं। अब एक डेल तो ये हो गया डेल सिंबल, ठीक है, जिसे हम डिफरेंशियल में यूज करते हैं। लेकिन अगर यहां से मैं साई कॉमन ले लूं, तो भैया यहां से हम साई कॉमन ले लेते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स। ये कैसा डेल बन गया भैया? डेल एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये साई जो है हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो साई यहां से हटा देते हैं, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कॉमन में ले लिया हमने साई। क्या कॉमन में ले लिया भैया? साई को हमने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू 1/v डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहां पर ये जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो प्लस में आपके सारे के सारे डिफरेंशियल्स लिखे हैं, इसके ऑल टुगेदर शॉर्ट में आप इसको
डेल ऑपरेटर बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? डेल ऑपरेटर। अब ये चीज थोड़ी सी सहूलियत के लिए होती है कि भैया इतनी बड़ी चीजें आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, ये सारी चीज आप डिनोट कर सकते हैं यूजिंग डेल ऑपरेटर। तो ये वाले डेल में और ये वाले डेल में कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों को ही डेल बोलता हूं। ये डेल ऑपरेटर होता है, ये आपका डेल सिंबल होता है डिफरेंशियल वाला, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे आप नोट करिए फटाक से, इतना आप फटाक से नोट करिए। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो होगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी भी। आपकी फाइनल इक्वेशन यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है? आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि डेल डेल, और क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपकी भैया फाइनल इक्वेशन हो गई एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भैया? कि भैया जनरल वेव इक्वेशन में यहां पर स्क्वायर लगा होता है, तो वी स्क्वायर होता है हर जगह, तो यहां पे आप हर जगह पे वी स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब ये तो हो गई भैया जनरल वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल वेव, ठीक है? लेकिन जो वेव फंक्शन होता है उस वेव फंक्शन का फॉर्मूला, यानी जो साई होता है, साई का फॉर्मूला ये रहा। अब इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने इसको नहीं कराया। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका वेव फंक्शन है, जो साई है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, आपको इसका जो है निकालना है कि भैया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेसिकली, ये किसके बराबर है वो आपको निकालना होगा। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर आप साई को 2 बार डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, आप 2 बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उस केस के अंदर आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी बराबर। तो इसको सबसे पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? इसको सबसे पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, साई वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में भैया हमें डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसे भैया हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम इस साई को डेल साई अपॉन डेल टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इस वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो यहां साई नॉट अपॉन, ठीक है, और इसे हम डेल बाय डेल टी, भैया डी बाई डी टी कह सकते हैं, डेल बाय डेल टी कह सकते हैं। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब होता क्या है कि जो साई नॉट है दिस इज कांस्टेंट, तो ये साई नॉट जो है ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? साई नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं, ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा बराबर। उसके अलावा अगर आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करें, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन में क्या होगा? अगर आप इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी, और उसके अलावा जो उसका पावर है वो आप एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाक से। तो यहां पर डेल अपॉन डेल टी, तो यहां डेल अपॉन डेल टी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखते हैं। साइन नॉट आपका बाहर आ गया, इसका कोई डिफरेंशिएशन होना नहीं, कांस्टेंट है। उसके अलावा ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। जब आप इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा ना, तो इस वाली वैल्यू का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। उसके अलावा पावर को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई और ओमेगा, ये आई और ओमेगा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो आपका आई और ओमेगा एज इट इज यहां पर आ गया माइनस साइन के साथ। और टी का डिफरेंशिएशन, अगर मैं टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूं तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरी वैल्यू आ गई अगर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया अपने साई फंक्शन को, अपना वेव फंक्शन को, ठीक है? तो यहां पर डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई भैया? इतनी आ गई बराबर। अब उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे भैया? इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट जो है कर रहे होंगे। पहले थोड़ा सा छोटा कर दूं, थोड़ा इसको छोटा कर लें भैया। हाँ भैया, थोड़ा इसको छोटा आप जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हमने हल्का सा छोटा कर लिया। अब आ जाते हैं भैया सेकेंड डिफरेंशिएशन में, ठीक है? तो सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन साई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बार मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखता हूं, ठीक है? तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू भैया ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू बराबर, तो ये आपका सामने आ गया। फिर ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपका सामने आ गया,
ठीक, 1 तो हम लिख नहीं रहे हैं, बचा क्या, बचा आपका ये। इसका डिफरेंशिएशन हमें भैया पता ही है कि ये एज इट इज लिखा जाएगा, उसके अलावा पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं ई आई ओमेगा टी, ठीक। और अब पावर में जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट जब करेंगे, तो पिछली बार जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये मिला था, तो इस बार भी जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा, है ना। ये आपकी कांस्टेंट हो जाएगी टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको 1 निकाल करके देगा। तो ये माइनस आई ओमेगा आपको ऐसे मिल जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर हमें पता है, हमें क्या पता है भैया, हमें ये पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है भैया, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे मैं इधर बगल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर मैंने लिख दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगर ये वाला आई और ये वाला आई मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर ये वाला आई और ये वाला आई मैं मल्टीप्लाई करूं, तो उस केस के अंदर क्या होगा भैया, उस केस के अंदर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वाली वैल्यू -1 निकल करके आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई नॉट, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, बराबर आई ओमेगा टी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस आई अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बच जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहां पर भैया आपका -1 आ जाएगा। तो -1 ना लिख करके मैं डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो भैया ये यहां मल्टीप्लाइड बाय सब हर चीज लिखी हुई है, एंड दिस इज द फाइनल डबल डिफरेंशिएशन फॉर साई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप एक चीज गौर करिए, आप एक चीज गौर करिए कि आपका साई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर -IWT, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू क्या आपके साई के इक्वल है, पहले इसको आप गौर से देखिए। हाँ जी भैया, ये वैल्यू आपका एग्जैक्टली, ये वाली वैल्यू आपका एग्जैक्टली साई को इक्वल है। तो क्या इस जगह पर, इसकी जगह पर मैं साई लिख सकता हूं? हाँ जी भैया, आप इसकी जगह पे साई लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा चीजें उथल पुथल हो गई हैं, लेकिन भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसको जो है अलग से ही लिखिएगा। एरोज मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको फ्लो पता रहे कि पहले यहां से यहां चीजें हमने लिखी, फिर अब इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इसी वैल्यू में यहां इसकी जगह पर मैं साई डायरेक्ट पुट कर दूं, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमने लिख दिया साई मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो भैया ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया फॉर डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई। तो चलिए दोस्तों, लाइट ने हमारा साथ दे दिया था, साथ छोड़ दिया था, सॉरी दोबारा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगी। तो दोस्तों, लाइट ने हमारा साथ छोड़ दिया था, उसकी वजह से जो है सब चला गया। दोबारा मैंने लिखा है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना भैया, ये वाली इक्वेशन कहां से आई? बिल्कुल भैया, ये हमने प्रॉपर डिराइव करी है डिफरेंशिएटिंग साई को ट्वाइस, मतलब साई को 2 बार हमने डबल डिफरेंशिएट किया बेसिकली। तो भैया ये वैल्यू हमें मिल गई। अब जैसा कि हमें पता है कि भैया ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, जहां पर न्यू क्या है भैया, न्यू है फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो भैया यहां पर अगर मैं लाइट के केस में बात करूं, तो लाइट के केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c होती है। तो ये भैया लाइट का केस हो गया। और नॉर्मल जो आपका मैटर पार्टिकल है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वहां पर हम जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैटर पार्टिकल, हम v से डिनोट करेंगे, बराबर। तो भैया ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आया। इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ओमेगा वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो कुछ आपका ये निकल करके आ जाएगा 2 पाई v अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो यहां से आपका लैम्डा निकल आया, और हमें भैया यहां लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 1 अपॉन h लैम्डा ऑलरेडी लिख के रखा है। अब हुआ था क्या था कि मैंने एक बार और कभी पढ़ाया था टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो वहां पर ये मैंने बहुत गंदा कर दिया था इसको पढ़ाते टाइम, ऑन द गो टाइम पे। तो इस बार भैया फॉर्मूला एक अलग से हम लिख के देंगे प्रॉपर, है ना। तो इधर हम अपना सारा कचरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भैया यहां पर ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। तो फाइनल आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आई भैया, 2 पाई v अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं बात करूं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 पाई v अपॉन लैम्डा। तो बेसिकली यहां पर स्क्वायर लगाए ना, तो हर चीज में स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 पाई का होल स्क्वायर
और v स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहां पर 1 बाय लैम्डा है, क्या 1 बाय लैम्डा की जगह मैं p बाय एच लिख सकता हूं, बराबर भैया। तो यहां डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू माइनस 2 पाई होल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर की जगह आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, v स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये चीज हमने कैसे की। अब एक नए टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, एच कट। एच कट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट यह है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, लेकिन भैया इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्या है भैया, ये है आपका रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर h अपॉन 2 पाई, समझो बात को, ऊपर 2 पाई है, नीचे h है, तो h अपॉन 2 पाई होता है h कट। तो यहां पर h कट आ जाएगा 1 अपॉन h कट। ठीक है, तो यहां मैं लिखूं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। यहां पर h बाय 2 पाई है ना, तो इसी को उल्टा कर दो, 2 पाई बाय h कर दो, तो ये 1 बाय h कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस वी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं भैया, माइनस वी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं भैया अपनी इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 को आप फटाक से नोट करिए। चले भैया, अब हम क्या करेंगे, अब भैया ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2 जो अभी हमने जस्ट डिराइव की है। तो इक्वेशन नंबर 2 को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहां पर ये जो आपका डिफरेंशियल वाला पार्ट है, इसमें आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा डेल ऑपरेटर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, और इस वैल्यू की जगह आप ये रख दीजिए। तो इस वैल्यू की जगह मैं यहां पर लिखूंगा माइनस साई, ये बस मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है ना, तो परेशान मत होना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन एच कट स्क्वायर, ऊपर में वी स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इन टोटल वैल्यू है। क्या 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 मैं यहां v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कट कर सकता हूं, बराबर, बिल्कुल भैया कट कर सकते हो। तो यहां पर आपका डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन, हालांकि 1 अपॉन तो चला गया, चलो ठीक है, माइनस साई इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। ये हो गई नॉर्मल वैल्यू। अब हमें पता है कि भैया मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो भैया p इज इक्वल टू mv होता है, तो क्या p की जगह पर mv लिख सकता हूं? हाँ जी भैया, आप लिखो, आपका बोर्ड है, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, माइनस साई, और यहां पर भैया p की जगह पर हम mv लिख देंगे, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर। ये चीज आप नोट करिए फटाक से। ठीक है भैया, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिकली इस इक्वेशन में अगर हम किसी तरीके से m स्क्वायर वी स्क्वायर वाले टर्म को हटा दें, तो जाके हमें भैया श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर वाला टर्म कैसे हटाएंगे, यहां पर लगाएंगे भैया हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो टोटल एनर्जी क्या होती भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई भैया आपकी v वोल्ट्स। तो ये बड़ा v जो है भैया, ये जो बड़ा v है, ये है आपका पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो छोटा v है भैया, ये है आपका वेलोसिटी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड भैया। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टोटल एनर्जी हो गया भैया, टोटल जो आपका एनर्जी है वो है हाफ mv स्क्वायर प्लस बड़ा वाला v। क्या बड़े वाले v को मैं इधर कर सकता हूं? हाँ जी भैया, बड़े वाले v को आप इधर ऐसे कर लो, ये हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम m का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाई मास बोथ साइड, तो दोनों साइड में हम मास का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इधर साइड में m आया, ये हो गया e माइनस वी। ठीक है, हालांकि ये छोटा v बन गया भैया, थोड़ा बड़ा v बनाना जरा। ठीक है, और हाफ mv स्क्वायर में भी, तो यहाँ m में एक और m मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो ये हो गया 2m e बड़ा v इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहां से भैया हम mv स्क्वायर की जगह पर, यहां पर आप देखिए
यहां mv² की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट दिस वैल्यू बी इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम वहां पे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये m² v² वाली वैल्यू जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, जहां पर m² v² की जगह पर हम अपना 2me माइनस पोटेंशियल वाला v, बड़ा वाला v जो है पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन भैया इसी को थोड़ी सी रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आ जाती है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मैं उस पार्ट को अगर इधर लेकर के आता हूं तो भैया ये आ जाता है del² साई प्लस साई 2m e माइनस बड़ा v, पोटेंशियल वाला v अपॉन h²। ये हो जाता है भैया आपका श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यहां पर इक्वल टू 0 लगा लीजिए भैया। तो ये है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इसे आप नोट करिए फटाक से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको चीजें और रिवाइज करवा देता हूं भैया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले भैया हमने 3D फॉर्म में जनरल वेव इक्वेशन लिखी, ठीक है। जनरल वेव इक्वेशन लिखी, उस जनरल वेव इक्वेशन को हमने डेल ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने साई के फॉर्मूले को 2 बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, और इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन में पुट किया। फिर हमने m² v² को रिमूव किया विथ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से हमने उसको जो है रिड्यूस किया, रिमूव किया m² v² को। तो यहां पर टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से हमने जब m² v² वाली वैल्यू को रिप्लेस किया तो हमें मिल गई भैया श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है भैया। तो ये प्रॉपर फ्लो था। ये फ्लो बताने का आपको मकसद ये है कि भैया आप ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ याद रखना मुश्किल है। कोई याद रखना मुश्किल नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भैया, ये क्वेश्चन 95% चांसेस हैं कि आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ के मत जाइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को देखने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।